लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफायर का अध्ययन किया था और रेक्टिफायर के द्वारा हमने एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया था। रेक्टिफायर के रूप में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा। इन दोनों ही रेक्टिफायर में आउटपुट जो होता है वो डीसी सिग्नल रहता है, लेकिन उस वोल्टेज में वेरिएशन रहता है और उस वेरिएशन को हमने यह कहा कि इसमें कुछ ऐसी कंपोनेंट अभी भी मिले हुए हैं जिनको हम रिपल कहते हैं, उर्मिका कहते हैं। और उन रिपल को कम करने के लिए हमने फिल्टर्स का उपयोग किया। फिल्टर के रूप में हमने इंडक्टेंस को यूज़ लिया, कैपेसिटेंस यूज़ लिया, एलसी सर्किट काम में लिया, पाई सर्किट काम में लिया, इंडक्टेंस सीरीज फिल्टर काम में लिया। ये सभी फिल्टर काम में लेकर के हमने रेक्टिफायर से जो डीसी सिग्नल प्राप्त हुआ था उसकी रिपल्स को कम किया। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्ट का नियमन। जब हमने रेक्टिफायर का अध्ययन किया था तो उस रेक्टिफायर की जो आउटपुट डीसी वोल्टेज थी, ध्यान रखिए, आउटपुट डीसी वोल्टेज, वो डीसी वोल्टेज परिवर्तनशील रहती है। लेकिन कब? जबकि या तो हम लोड करंट में परिवर्तन कर दें कि लोड में से बहने वाली जो करंट है, लोड करंट, उसका मान बदल जाए, या अपना इनपुट एसी सिग्नल चेंज हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज एक तो लोड करंट की वजह से बदलती है कि जैसे ही लोड करंट में परिवर्तन होगा आउटपुट डीसी वोल्टेज में परिवर्तन होता है, या इनपुट एसी सिग्नल VI, जिसको लिखा हमने VI से, VI में चेंज हो तो भी आउटपुट डीसी वोल्टेज चेंज हो जाती है। अब इस आउटपुट डीसी वोल्टेज में कितना परिवर्तन हुआ, चाहे लोड करंट की वजह से परिवर्तन हुआ हो और चाहे इनपुट एसी वोल्टेज की वजह से परिवर्तन हुआ हो, उस परिवर्तन को मेजर करने के लिए कि कितना परिवर्तन हुआ है, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन का उपयोग करते हैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, कि दोनों ही फैक्टर चेंज होने पर, चाहे लोड करंट हो और चाहे आउटपुट इनपुट एसी सिग्नल हो, उनमें से किसी में भी परिवर्तन होने पर आउटपुट डीसी वोल्टेज में कितना परिवर्तन हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन का उपयोग करते हैं। और इसको जिस प्रकार से परिभाषित किया है वोल्टेज रेगुलेशन को, वो इसका फॉर्मूला है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है VNL। NL का अर्थ है नो लोड। क्या है? नो लोड, अर्थात किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। V नो लोड, एक टर्म लिखी है VFL। F का अर्थ है यहाँ पर फुल लोड, जब लोड में से करंट फ्लो हो रही हो लोड रेजिस्टेंस से। तो जो फॉर्मूला है वो है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू
वी नो लोड माइनस वी फुल लोड विथ रेस्पेक्ट वी फुल लोड मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर हम यह चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो थी, आउटपुट वोल्टेज जो है वो अपनी कांस्टेंट बनी रहे, स्टेबल बनी रहे। क्यों? हमारा मुख्य काम क्या है? आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल करना। अब वो आउटपुट डीसी वोल्टेज को स्टेबल करने का जो मेथड है वो मेथड कहलाता है वोल्टा नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन। और यह आउटपुट डीसी वोल्टेज स्टेबल रहे, इसके लिए हम एक दूसरे इक्विपमेंट या उपकरण का उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्टा स्थायीकारी वोल्टेज स्टेबलाइजर। सामान्य देखा होगा आपने, घरों में भी इसको फ्रिज पर, टीवी पे के साथ लगाते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर कहलाता है। और इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में क्या है, सारा सर्किट जो है लगभग फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर का ही है, लेकिन उस रेक्टिफायर के आउटपुट में यहाँ पर एक हम डायोड का उपयोग और करते हैं। और वो डायोड कौन सा है? वो डायोड है जेनर डायोड, जिसका आउटपुट वोल्टेज सदैव कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जिस उपकरण को काम में लिया है वो है वोल्टेज स्टेबलाइजर, और उसमें लगा क्या है? जेनर डायोड। यहाँ एक सर्किट दिया है अपने इसका वोल्टेज स्टेबलाइजर ये का, वो है इनपुट वोल्टेज VI। ये है कौन सी? ये जो हमें अनियमित वोल्टेज ये है कि जो रेक्टिफायर से हमें वोल्टेज मिलती है डीसी सिग्नल ही है, डीसी सिग्नल ही, AC नहीं है ये डीसी सिग्नल ही है। और यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल एक जेनर डायोड भी लगाया है जो कि वोल्टेज को स्टेबल करेगा। और ये जेनर डायोड जो है, इसके पहले इस पर जो हम सिग्नल आरोपित करते हैं वो सिग्नल हम किसी रेजिस्टेंस R के थ्रू अप्लाई करते हैं। ये जो सिग्नल है रेक्टिफायर से जो हमको अपने को मिला सिग्नल, उस सिग्नल को हमने जेनर डायोड पर अप्लाई किया है किसके साथ? रेजिस्टेंस R के साथ। और जो जेनर डायोड लगा हुआ है, ये जेनर डायोड ध्यान रहे सदैव यह सर्किट के रिवर्स बायस में लगता है सर्किट में। और आउटपुट वोल्टेज जो है, जो हमें ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, ये आउटपुट वोल्टेज इस जेनर डायोड की भंजन वोल्टा ब्रेकडाउन वोल्टेज के तुल्य रहती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज, जितनी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी आउटपुट भी हमें उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दो इक्वेशन दी है, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। पहली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है कि जेनर डायोड के सिरों पर जो अपने को आउटपुट वोल्टेज मिला है वो है जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उसकी वैल्यू है VZ इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज माइनस R टाइम I। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में यह आउटपुट वोल्टेज जिस जिस राशि पर निर्भर कर रही है वो एक तो है VI और दूसरा है करंट I, कि यदि दोनों में से ही किसी में भी परिवर्तन होता है
चाहे वी आई में हो, चाहे करंट आई में हो, तो आउटपुट वोल्टेज वी जेड की वैल्यू बदल जाती है। वी आई की वैल्यू परिवर्तित हो या करंट आई की वैल्यू चेंज हो, तो आउटपुट वोल्टेज वी जेड की वैल्यू बदल जाएगी, अर्थात स्टेबल नहीं रहेगी। अब जेनर डायोड के द्वारा हम इसको किस प्रकार से स्टेबल करें उसको हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक इक्वेशन और दी है, इक्वेशन नंबर सेकंड, और वो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट करंट मिली, वो आउटपुट करंट जो है वो दो पार्ट में जंक्शन पॉइंट से बदल गई, एक करंट आई एल और दूसरी करंट आई, और उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 है कि टोटल करंट आई इज इक्वल टू जेनर करंट आई जेड और लोड करंट आई एल। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज में परिवर्तन होने पर भी आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार से स्टेबल रहेगी, और लोड करंट में परिवर्तन होने पर भी आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार से कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि वोल्टेज वी आई, जिसको हम यहाँ पर निवेशी वोल्टता कह रहे हैं, उसमें परिवर्तन होने पर भी आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार से कांस्टेंट रहती है। तो निवेशी वोल्टता वी आई और लोड करंट आई एल के परिवर्तन से आउटपुट वोल्टेज अनस्टेबल रहती है। लेकिन यदि एक जेनर डायोड लोड रेजिस्टेंस आर एल के पैरेलल लगा दिया जाए, तो इन परिवर्तनों के होते हुए भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। अब सबसे पहले तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज में परिवर्तन होने पर भी आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार से कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, पहला पार्ट हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि निवेशी वोल्टेज में डेल्टा वी आई परिवर्तन होता है, और जैसे ही इस वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो इससे फ्लो होने वाली करंट में भी परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन है डेल्टा आई, यहाँ लिखा है। यह जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन भी जेनर धारा के मान में समान परिवर्तन कर देता है। जितनी वोल्टेज बढ़ी या जितनी करंट में जैसा भी परिवर्तन हुआ, बढ़ा या कम हुआ, ठीक वैसा ही परिवर्तन जेनर धारा के मान में भी हो जाता है। और जेनर धारा के मान में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन किस में हुआ, वापस बोल रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन हुआ डेल्टा वी आई, और इसके क्रॉसपोंडिंग इससे फ्लो होने वाली करंट में परिवर्तन हुआ डेल्टा आई। अब ये जो परिवर्तन हुआ, ये प्लस या माइनस बाद की बात है, बढ़ी है कम हुई है। अगर बढ़ी है तो जितनी बढ़ी है उतनी करंट जेनर डायोड से बहने वाली करंट में की वैल्यू बढ़ जाएगी। कम हुई है तो उतनी कम हो जाएगी। लेकिन लोड करंट का जो भी वैल्यू पहले था, वो वैल्यू अभी भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन यह जेनर डायोड नहीं होने देगा। कहने का अर्थ है कि इनपुट वोल्टेज के परिवर्तन से करंट की वैल्यू में जितना परिवर्तन होता है, उतना ही समान परिवर्तन जेनर धारा के मान में हो जाता है। लेकिन लोड से बहने वाली करंट में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा
तो आउटपुट वोल्टेज VZ इज इक्वल टू लोड रजिस्टेंस RL इंटू करंट IL की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी इसी फॉर्मूले से। सेकेंड कि यदि लोड करंट में परिवर्तन हो जाए, ये तो हमने देखा कि यदि वोल्टेज में परिवर्तन हो तो यह जेनर डायोड किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। सेकेंड हम देखते हैं कि यदि लोड करंट में परिवर्तन हो जाए तो फिर यह जेनर डायोड किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि लोड करंट में डेल्टा I परिवर्तन होता है तो जितना परिवर्तन यहाँ होता है ठीक इसके विपरीत परंतु समान परिवर्तन जेनर करंट में भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि लोड धारा का मान जितना बढ़ता है उतना ही धारा का मान कम हो जाएगा, लेकिन किसका? जेनर धारा का। यदि लोड करंट की वैल्यू बढ़ी तो जेनर करंट की वैल्यू कम हो गई। यदि लोड करंट की वैल्यू कम हुई तो जेनर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी सेम मैग्नीट्यूड में। और उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि टोटल करंट जो थी I इज इक्वल टू IL प्लस IZ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। यदि IL का मान बढ़ता है तो IZ का मान कम हो जाता है। यदि IL का मान कम होता है तो IZ का मान बढ़ जाता है सेम मैग्नीट्यूड में। और ऐसा होने पर यह टोटल करंट कांस्टेंट बनी रहती। और जब टोटल करंट कांस्टेंट बनी रहेगी तो जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है जिसमें आउटपुट वोल्टेज VZ इज इक्वल टू VI माइनस RI, यहाँ पर ये टोटल करंट कांस्टेंट रहेगी। और जब टोटल करंट कांस्टेंट रहेगी तो ये आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जेनर डायोड किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज को स्थायी बनाए रखता है, चाहे इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन हो और चाहे आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन हो। इन दोनों परिवर्तनों के होते हुए भी जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।